ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। बीच में जिसकी जो भी बात जो है प्रॉब्लम करे मुझे बता दीजिएगा। बेटा हमारे पास सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 442। डब्ल्यूएचएस की बुक्स में पेज थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सबकी बुक्स में यही पेज है। 60 watt filament lamp is powered by 240 volts main electricity supply. The lamp is switched on. The current in the lamp, ठीक है। हम लोगों ने करंट इन द लैंप निकालना है। हमारे पास पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, पावर इज इक्वल्स टू वी आई। पावर हमारे पास वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट के बराबर होती है। पावर्स हमारे पास 60 दी हुई है, वोल्टेज इज 240। आप लोग अपने अपने पास जो है कैलकुलेटर साथ में रखें, और मुझे एक सेकंड दें, मैं अपना कैलकुलेटर के साथ लाऊं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। उसी वजह का वेट कर रहा था, वरना मैं लिंक 5-10 मिनट पहले भेजता। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकालनी है। वेट फॉर 5 मिनट्स। अब बेटा मैं किसी का लिंक नहीं सेंड कर रहा यार, आप लोगों के पास लिंक्स हैं, अगर कोई दोस्तों वोस्तों को प्रॉब्लम्स है काइंडली अपने इर्द गिर्द के मसले मसाइल हल कर ले, ठीक है। मैं आप मोबाइल चेक नहीं करूंगा। द रेजिस्टेंस इन द लैम्प। अच्छा बेटा, हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो आ गई है, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 240 which will be equal to 0.25 amperes. नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकालनी है लैम्प की। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, ठीक है। हमारे पास वोल्टेज जो है 240 वोल्ट्स गिवन है क्वेश्चन में। करंट हम लोग ऊपर वाले पार्ट में निकाल चुके हैं, तो 240 डिवाइडेड बाय 0.25, हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रही होगी दैट विल बी 960 ओम्स। ओम्स हमारे पास रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगले पार्ट पे आता है। The lamp is now unplugged from the main supply and connected to the series with two 1.5 volts cell. Figure 6.1 is a circuit diagram. State the reading on the voltmeter. बेटा अगर मेरे पास दो सेल सीरीज में कनेक्टेड है और हर सेल का वोल्टेज 1.5 है, तो मैंने कहा था इन सीरीज हम लोग वोल्टेजेस की वैल्यू को ऐड करते हैं, तो हमारे पास टोटल वोल्टेज जो होगा 3 वोल्ट्स आ जाएगा। हमारे लेवल पे अगर मेरे पास बैटरी जो है 3 वोल्ट्स प्रोवाइड कर रही है, एंड इस सर्किट में कोई और कंपोनेंट नहीं है फिलामेंट लैंप के अलावा, सिर्फ फिलामेंट लैंप इज द ओनली कंपोनेंट, तो इस सूरत हाल में हमारी जो रीडिंग होगी इस वोल्ट मीटर पे, दैट रीडिंग विल बी 3 वोल्ट्स। ये हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, state and explain how the resistance of the lamp now differs from the value calculated in A2. बेटा हमारे पास 960 ohms की रेजिस्टेंस आ रही थी, अब वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम हो गई, तो डेफिनेटली बेटा हमारे पास वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। इसकी वजह क्या है? जब हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट, तो हम ये बात मानते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वोल्टेज पे, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल डिक्रीज एज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद वोल्टेज। जब मैं वोल्टेज को कम कर दूंगा, पहले हमारा वोल्टेज 240 था, अब मेरा वोल्टेज 3 वोल्ट्स है, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगी। अगले पार्ट में बोल रहा है, व्हेन अ फिलामेंट लैंप ग्लोज it very often does so immediately after being switched on. Suggest why this is the case. सजेशन का क्वेश्चन है बेटा, मैंने हमेशा बोला है जब भी बात सजेशन की आती है तो हमने कोई ना कोई ऐसा रीजन लिखनी होती है जो हमारे जहन में आ रहा होता है कि भाई फिलामेंट लैंप फट गया, ठीक है, ब्लो हो गया, तो उसकी क्या रीजन हो सकता है। तो भाई अगर मैं रीजन की बात करूं तो हमारे पास हो सकता है करंट इज टू हाई, बिल्कुल हो सकता है वोल्टेज इज टू हाई,
और हो सकता है पावर इज टू हाई, क्योंकि अगर हमारे पास ये दोनों चीजें ज्यादा हो, किसी में से कोई एक भी चीज ज्यादा हो, तो डेफिनेटली पावर हाई हो जाएगी, एस पावर इज इक्वल्स टू वी आई। बेटा इनमें से कोई भी आप रीजनिंग ले सकते हो, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। मुझे आप में से दो चार लोग एक्नॉलेजमेंट दे देना कि क्लियर क्लियर लिख देना, ठीक है। और मैं आप लोग ओपन है बेटा, चैट में सब मेरे सामने है, बिल्कुल चैट इन राइट इन फ्रंट ऑफ मी, कोई प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझे रोक दोगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। A student uses the circuit shown in figure 5.1 to investigate a resistor R. Describe how the student uses the apparatus in figure 5.1 to obtain a range of ammeter and voltmeter reading. बेटा ये जो हमारे पास चीज लगी हुई है, ये कहलाती है हमारे पास ये चीज हमारे पास कहलाती है एक वेरिएबल रेजिस्टर। और ये वेरिएबल रेजिस्टर की खास प्रॉपर्टी क्या होती है? वी कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी रेंज होती है, फॉर एग्जांपल अगर 0 ओम से लेकर 100 ओम्स की रेंज, तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ 0 से 100 ओम्स के बीच में किसी भी तरीके से। ये हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टर आ गया। वेरिएबल रेजिस्टर दिखता कैसा है यार, ये भी देख लेना भाई। ये हमारे पास एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है हमारे पास रियोस्टेट का, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है। जब हम लोग जो है, ये जो मेटल वाला पीस है जो मैरून कलर का, मैं चाहूँ तो इसको मूव करवा के आगे और पीछे कर सकता हूँ और अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस की वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ। अगले पार्ट 1 में बोल रहा है क्या? डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट यूजेस द apparatus इन फिगर 5.1 टू obtain द रेंज ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर रीडिंग। तो बेटा एमीटर करंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और वोल्टेज है वोल्टेज। अगर बेटा मैं एमीटर की रीडिंग्स चेंज करवाना चाहता हूँ या वोल्टमीटर की रीडिंग चेंज करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाय एडजस्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर। क्योंकि अब जैसे ही मैं वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, तो डेफिनेटली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कम हो जाएगा, एमीटर रीडिंग्स रिड्यूस हो जाएंगी। और जब मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो ये चीजें हमारे पास एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग्स चेंज हो जाएंगी वेरिएबल रेजिस्टर की रीडिंग्स को चेंज करने की वजह से। अगले पार्ट में बेटा हमारे पास द रीडिंग ऑब्टेन्ड आर शोन इन फिगर 5.1, स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स आप क्या कहते हैं? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट at constant temperature at constant temperature, current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference across it. ये हमारे पास बेटा ओम्स लॉ की स्टेटमेंट थी, और V इज इक्वल्स टू आई आर का इसका फॉर्मूला था, ठीक है। यूजिंग द रिजल्ट इन फिगर 5.1 शो दैट द रेजिस्टर ओबेस ओम्स लॉ। बेटा जब भी कोई ऐसी चीज पूछ ले कि भाई रीडिंग यूज करते हुए बता दो भाई जो है रेजिस्टर ओम्स लॉ ओबे कर रहा है, तो हमारे पास 3 रीडिंग्स दी हुई है, ठीक है। 7.6, 320। तो बेटा मैं 7.6 डिवाइड बाई 320 करता हूँ, मेरे पास एक रीडिंग आ जाती है, दैट इज 0.02, ठीक है। मैं फिर बेटा 5.2 को डिवाइड करता हूँ 220 से, मेरे पास एक रीडिंग आ जाती है 0.02, ठीक है। फिर मैं बेटा 2.4 को डिवाइड करता हूँ बेटा 100 से, मेरे पास तब भी एक रीडिंग आ जाती है 0.02। तो मैं तीनों वैल्यूज से जब वी ओवर आई की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास रीडिंग जो है 0.02 आई है। तो बेटा आप इसमें एक स्टेटमेंट दे सकते हो, एंड एज all values of V over I are same, therefore the resistor obeys Ohm's law, ठीक है। अब बात ये है, बच्चे बोलेंगे सर आपने कन्वर्ट नहीं किया, आपको मेरे मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहिए था।
बेटा मैं एक जेनेरिक रीडिंग निकालना चाह रहा हूँ, मैं बस ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि वो रीडिंग सेम है। कन्वर्ट करके निकालोगे तो डिफरेंट वैल्यू, पर तीनों सेम आ रही होंगी, तो उससे कोई खासा खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, तो ये हमारा जो है पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है। द स्टूडेंट हैज available with 5 ranges marked 0 to 10, 0 to 200 milliamperes, 0 to 20 milliamperes, 0 to 2 milliamperes, and 0 to 0.2 milliamperes. Suggest how the student makes best use of different ranges during the experiment। तो आप इसका बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट बोलते हो। आप बोलते हो बेटा हमारे पास when values of current are lower, you will use the ammeter with lower ranges, and values of when the values of current are higher, जब करंट की वैल्यूज कम है तो लोअर रेंज यूज करोगे, और जब करंट की वैल्यूज बहुत हाई है तो हायर रेंज वाले एमीटर्स को आप यूज कर लोगे। ठीक है, तो ये एक सजेशन है, येट अगेन सजेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग देख लो जिस तरीके से आपको जो कन्वीनियंट लग रहा हो अपना सजेशन वो देख लो, बट वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैम्ब्रिज का एग्जामिनर बहुत लेवरेज दे रहा होता है जब वो सजेशन बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा होता है, बहुत लेवरेज दे रहा होता है। ठीक है, बट होपफुली इस बात को रियलाइज करना यार कि कोई गलत स्टेटमेंट ना हो। ठीक है, स्टेटमेंट जो हो वो मैथमेटिकली और थ्योरेटिकल ग्राउंड्स पे करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, बाकी लेवरेज देना उसका काम है, लेवरेज को जो है कैपिटलाइज करना वो आप लोगों का काम है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, जो मेरी बहुत ज़्यादा कॉमन स्टेटमेंट्स होंगी मैं उनको जो है बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि हमने बहुत एफिशिएंट क्लास को रखना है। ठीक है, तो मैं उसको जो है बिल्कुल तेजी तेजी में चला दूंगा। ठीक है, अच्छा तो बेटा फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है द स्टूडेंट हैज 3 रेजिस्टर्स, ईच रेजिस्टर इज लेबल्ड 3.9 ohms एंड 3 watts। ठीक है, तो इसकी पावर दी हुई है, ये पावर दे दी और ये हमारे पास रेजिस्टेंस दे दी। ठीक है, सवाल में बोल रहा है इन द स्पेस बिलो ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ अ सर्किट दैट शी कैन यूज टू फाइंड द रेजिस्टेंस, इंक्लूड अ बैटरी, अ वेरिएबल रेजिस्टर, अ वोल्टमीटर एंड एन एमीटर। अच्छा बेटा स्टेटमेंट को गौर से सुनिएगा, मैं क्या बोलूंगा। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस निकालनी हो तो किसी भी रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हमारे पास वोल्टेज और करंट की वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग रेजिस्टेंस, क्योंकि फॉर्मूले में दो चीजें गिवन है। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, जब मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं ना तो मैं ये भी साथ ही चाहता हूं कि वो ऑब्जेक्ट ओम्स लॉ ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैं एक चीज लगाता हूं दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल रेजिस्टर। क्यों लगाता हूं, रिलैक्स होकर मेरी बात सुनो। जिस रेजिस्टर की मैंने रेजिस्टेंस निकालनी है उस रेजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टमीटर लगाऊंगा, और सीरीज में किसी भी जगह पे सीरीज में मैं एक एम मीटर को कनेक्ट करूंगा किसी भी जगह पे। ठीक है, तो इस वेरिएबल रेजिस्टर का काम क्या है कि इसकी रेजिस्टेंस जो है ज्यादा या कम हो सकती है, जिसकी वजह से मुझे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्ट मीटर और एमीटर मिलेंगी। तो मैं डिफरेंट जगह वी ओवर आई लगा के रेजिस्टेंस को चेक कर सकता हूँ अलग अलग वोल्टेजेस पे, और बाद में ओम्स लॉ के फॉलो होने का जो है वो भी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। ठीक है, रिक्वायरमेंट वैसे रिक्वायरमेंट एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हमेशा हम जब भी भले से एग्जामिनर सवाल दे या भले से मैं सवाल दूं, ठीक है, या बनवाए आपसे, तो वो जब भी वो एग्जामिनर खुद भी सवाल देगा तो हमेशा वेरिएबल रेजिस्टर इसमें लगाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वेरिएबल रेजिस्टर का काम रेजिस्टेंस की वैल्यूज को कम या ज्यादा करना होता है, जिसकी वजह से हम रेजिस्टेंस की डिफरेंट सॉरी वोल्टेज और एमीटर की वैल्यूज को कम या ज्यादा करना होता है, जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंट वैल्यूज निकाल पाते हैं उसकी रेजिस्टेंस की। पार्ट बी को देखिएगा, when a circuit is turned on the potential difference across the resistor is 4.2 volts and the current is 1.2 amperes। तो रेजिस्टेंस का भाई बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज हमारे पास 4.2 है एंड करंट इन दिस केस 1.2 गिवन है। बेटा 4.2 को जब मैंने 1.2 से डिवाइड किया मेरे पास रेजिस्टेंस आ रही है 3.5 ohms। तो ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया जी, मूविंग फॉरवर्ड
नेक्स्ट पार्ट में बोलता है शॉर्टली आफ्टर द सर्किट इज टर्न ऑन द रेजिस्टर ओवरहीट्स एंड गिव्स ऑफ स्मोक. Explain why it overheats. Include a calculation in your answer. बड़ी यार बड़ा अच्छा एक समझने वाला सवाल. जो रेजिस्टर है उसकी पावर रेटिंग है 3 वोल्ट. पार्ट बी में मैं रेजिस्टर को वोल्टेज दे रहा हूं 4.2 और करंट दे रहा हूं 1.2. तो जो पावर मैं पार्ट बी में उस बेचारे रेजिस्टर को दे रहा हूं दैट इज बेसिकली पावर इज इक्वल्स टू वी आई. सो बेसिकली जो पावर मैं दे रहा हूं दैट इज 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 and the power that I'm providing to the resistor is 5.04 watt which is more than the power that is rated. ज्यादा है. ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बोलोगे? पावर is too large for the resistor, hence it blows. ठीक है, hence it overheats. ठीक है, overheats क्योंकि उसने जो सवाल में वर्ड कीवर्ड यूज किया will use the same word. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक परफेक्ट आंसर बन जाता है. अगले पार्ट में बोलता है that other two resistors are also labeled with the same rating. ठीक है, ये 3 है. The first resistor is now removed and the other two resistors are connected in series to the potential difference of 4.2. Explain, state and explain whether these resistors overheat or not. पहले जो रेजिस्टर था उसको मैंने हटा के 2 रेजिस्टर सीरीज में लगा. वोल्टेज 4.2 पहले भी था, बिफोर ऐसा कुछ कहानी थी, तो वोल्टेज इसको 4.2 मिल रहा था क्योंकि बैटरी का भी 4.2 था. अब क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है तो ये हमारे पास 2.1 वोल्ट्स दोनों को मिल जाएगा. क्योंकि दोनों का वोल्टेज कम हो गया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कम हो जाएगी वोल्टेज की. आप बोलोगे has voltage is divided, power is reduced and it does not overheat. तो ये स्टेटमेंट हो गई. वैसे बात याद रखना बेटा, क्वेश्चन के आंसर को शुरू इस केस में इधर इस स्टेटमेंट से करना. इट डज नॉट ओवरहीट एज द वोल्टेज इज डिवाइडेड एंड पावर इज रिड्यूस्ड इनफ. ठीक है, तो पहले स्टेट करना देन एक्सप्लेन करना. ठीक है, मैंने आगे पीछे कर दिया. वैसे तो मार्क्स कोई भी नहीं कटता, बट ये है कि स्टेटमेंट पहले देन द एक्सप्लेनेशन एज द क्वेश्चन आस्क्स. ठीक है, moving forward to the question number 4. In the engine compartment of a car, the battery supplies a current of 120 amperes to the starter motor. The starter motor is switched on for 3.5 seconds. Calculate the charge that passes through the starter motor. ठीक है, ठीक है, हमारे पास करंट का फॉर्मूला था चार्ज अपॉन टाइम. ठीक है, करंट का बेसिकली जो डेफिनेशन थी इट वाज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. तो चार्ज हमारे पास जो है निकालना है, करंट और टाइम गिवन है. करंट की जगह मैंने 120 रखा, चार्ज वी आर सपोज्ड टू फाइंड 3.5. तो इवेंचुअली 120 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 विल गिव अस द वैल्यू ऑफ चार्ज. हमारे पास 420 कूलम्स आ जाएगा. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट को देख लो. The starter motor circuit is switched on and off using a relay. The relay is controlled using a second circuit. The switch in the second circuit is used by the driver to operate the relay and turn the starter motor on and off. Explain how the current in the second circuit controls the relay. ठीक है यार, अगर तो आप सबको याद हो मैंने एक रिले का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था एक क्वेश्चन में. ठीक है, एक क्वेश्चन में पढ़ाया था रिले का कॉन्सेप्ट. मैं उस क्वेश्चन से ही एक बार इस रिले के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ. जिसने वो क्वेश्चन पढ़ा था बहुत अच्छी बात है यार, वेरी गुड. अगर नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं यार. तो हम वो रिले का क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस रिले के पूरे फिनोमेना को एक बार डिस्कस फिर से कर लेते हैं,
और फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से काफी आगे था ये क्वेश्चन रिले वाला। हाँ ये रहा, ठीक है, 3 नंबर पर, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं, रिले की वर्किंग का काम कैसे हो रहा है, ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स ऑफ माया इंस्टीट्यूट लाइंस में, मेरे ख्याल से आप लोग अभी तक वहां पे नहीं पहुंचे हो ट्रांसफॉर्मर पे, तो आप लोग नहीं नहीं, बल्कि मैंने सबको कराया इस बार, ठीक है। तो बेटा होता क्या है रिले में, एक स्विच बंद करता हूं, जैसे ही मैं ये स्विच ऑफ करता हूं, ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इस सर्किट में डायरेक्ट करंट आता है। जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो ये जो कोर है, दिस कोर बिकम्स मैग्नेटाइज्ड, इट विल अट्रैक्ट दिस आयरन आर्मेचर। जब ये आयरन आर्मेचर इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कॉन्टेक्ट्स आपस में जुड़ जाएंगे और ये दूसरा सर्किट काम करना शुरू कर देगा। एक बार फिर से, होता क्या है बेटा, हमारे पास एक स्मॉल करंट होता है दैट मैग्नेटाइजेस द कोर। स्मॉल करंट मैग्नेटाइजेस द कोर, इट अट्रैक्ट्स द आर्मेचर which joins the contact, and the external circuit is switched on, and the external circuit is switched on। एक बार फिर से मैं मूविंग कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, और इस पे जो है वर्किंग को कंप्लीट करते हैं। जिस जिस बैच में रिले नहीं हुआ, डोंट वरी, ये हम लोग आज क्लास इलेक्ट्रिसिटी की ले रहे हैं, रिले की नहीं ले रहे, क्योंकि वो क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। जस्ट के भाई आगे फ्यूचर में रिकॉर्डिंग जब कोई देख रहा होगा, तो वो एक पूरा कंप्लीट रिकॉर्डिंग देख ले, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी है ये, ठीक है। ये यहाँ पे एक बार समझ आ जाएगा ना, तो फिर तो एक ही आंसर होता है, सबने वही लिखना है, लिख जाना बार बार। अच्छा, तो क्या आंसर है, एक बार मैं बिल्कुल फॉर्मुलेट करवा रहा हूँ, ठीक है, सब अपनी बुक्स में लिख लेना कि भाई रिले काम कैसे करता है। तो आप बोलोगे अ स्मॉल करंट मैग्नेटाइजेस द कोर which attracts the iron armature that joins the external contacts and external circuit is completed। तो बेटा ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 नंबर का सवाल था, मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन लिख दी, मैंने कहा फ्यूचर में भी काम आएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करता हूँ। गाइस यहाँ तक मुझे थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट चाहिए होगी आप लोगों की क्लियर होने की, ठीक है। यहाँ तक स्टेटमेंट्स क्लियर है। वो फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने रिले रिले नहीं पढ़ा, मैं ये रिले की स्टेटमेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा, जनरली सब बातें क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। गोइंग फॉरवर्ड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। Figure 5.1 shows an arrangement of 3 resistors. Calculate the total resistance of this arrangement। बेटा ये दोनों चीजें पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनकी रेजिस्टेंस जो है 1/20 प्लस 1/40 का इनवर्स से आएगी, और ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये डायरेक्टली सीरीज से आ जाएगी। ये पूरी की पूरी वैल्यू को आप लोग कैलकुलेटर में पुट कर दोगे, आपके पास रेजिस्टेंस 33.3 आ रही होगी ओम्स, ठीक है जी। ये हमारी पहला काम हो गया, ठीक है। पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को जरूर स्टेट कर देना, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना सीआई वालों के। The arrangement is connected to a direct current power supply. Voltmeters are placed across the resistors as shown in figure 5.2. There is a current in each resistor. Compare the readings on the 3 voltmeters. There is no need for any calculation। कंपैरिजन करना है बेटा, हमें पता है यार, सीरीज में जो है हमारे पास वोल्टेज जो है डिवाइड होता है, एंड पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, और वोल्टेज डिवाइड होता है एज पर रेजिस्टेंस। बेटा अगर इसको ऑब्जर्व करो ना, भी हम लोगों ने जब रेजिस्टेंस निकाली इनकी 1/20 प्लस 1/40 के इनवर्स से जो रेजिस्टेंस निकाली इन दो पैरेलल रेजिस्टर्स की, वो हमारे पास आ रही थी, इनकी रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है 13.3 ओम्स, और इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास है 20 ओम्स। as this
and this is connected in series, वो दोनों आपस में parallel में, but voltmeter 1 and 2 3 combined, they are both connected in series. Definitely voltmeter 1 की resistance ज्यादा है, V1 will be the largest. And V2 जो है V3 के बराबर होगा, क्योंकि वोल्टेज means same in parallel. Moving forward, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया. एक्नॉलेजमेंट. द सर्किट ऑफ फिगर 7.1, ठीक है. सर्किट ऑफ फिगर 7.1, ठीक है. बढ़िया बच्चों, लिखा करो क्लियर यार, बाकी अभी नहीं, मतलब जब मैं पूछूं ना तो क्लियर लिख दिया करो. अच्छा, एक्सप्लेन पार्ट भी अगेन. फराज बेटा, पार्ट भी अगेन सुन लो यार. बेटा ये 20 ओम्स रेजिस्टेंस है, इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस है 13.3 ओम्स. यहाँ तक फराज ओके. तो हमारे पास जो वोल्टेज है इसमें ज्यादा जाएगा और इसमें कम जाएगा कंबाइंड, ठीक है. इसमें सबसे ज्यादा चला गया, ये V1 लार्जेस्ट हो गया. 13.3 कैसे बेटा? ओके बेटा, 1/20 प्लस 1/40 करो कैलकुलेटर में. मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा ना हो गलत कर दिया. और इसको जो है इन्वर्स कर दो बेटा, तो हमारे पास जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज 13.3 पर आज ऐसे आ रही है. क्लियर है बेटा? अभी कोई इशू है बेटा तो मार्क कर लो क्वेश्चन में, कल समझा दूंगा, ठीक है. ओके. Figures, question number 6. The circuit of figure 7.1 includes an ammeter, a 6 ohm resistor, a length of a metal wire, ठीक है, 3 cells connected in parallel. State one advantage of using cells in parallel. मैंने कहा था cells parallel में यूज करने का एक ही एडवांटेज मैंने सबसे ज्यादा लिखवाया था, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग एंड मोर एफिशिएंट, ठीक है. और पैरेलल में मैंने बताया था अगर मैं 100 सेल भी क्यों ना कनेक्ट कर दूं, द वोल्टेज इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ वन सेल. तो पैरेलल में जितने मर्जी सेल्स कनेक्ट कर दूं, वोल्टेज इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ वन सेल. इसका कंबाइंड वोल्टेज अभी भी हमारे पास 1.5 वोल्ट ही आएगा. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो पी और क्यू के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कंबाइंड दैट विल बी 1.5 वोल्ट, ठीक है. क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज जितने भी, मैं बैटरी की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा सेम रहता है. The ammeter in figure 7.1 reads 0.075 amperes. Calculate the resistance of the resistance wire. Ammeter की 0.075 amperes रीडिंग आ रही है. बेटा फॉर्मूला हमारे पास है V is equals to I R. मैं वोल्टेज अगर 1.5 यूज कर रहा हूँ और करंट 0.075 यूज कर रहा हूँ, ठीक है. जो voltage I'm using the total voltage. The current I'm using the total current. तो जब मैं resistance डालूंगा तो I'll be using the total resistance, which is the resistance of this resistor, that is 6 ohms, plus this metal wire जिसकी resistance unknown हम लोगों ने निकाल ली. बेटा मैथमेटिकल ग्राउंड्स पे इसको सॉल्व कर लो. 1.5 डिवाइडेड बाय 0.075, ठीक है जी. आपके पास इसकी रेजिस्टेंस 14 ओम्स आ रही होगी, ठीक है. अगर कोई बच्चा इसको ऐसे करता है, ठीक है, ऐसे कैसे कि V इज इक्वल्स टू आई आर किया, आर निकाला 20 ओम्स, और ये निकालने के बाद टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद इसमें से 6 ओम्स जो बची उसकी थी वो माइनस कर दी और 14 ओम्स आंसर दिया. तो ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है जी. आगे बढ़. द टेम्परेचर ऑफ द मेटल रेजिस्टेंस वायर इंक्रीजेस. मैं टेम्परेचर, जी बेटा साथ, आप बेटा क्वेश्चन लिखा करो सर के आगे, मैं सुन लेता हूँ. द टेम्परेचर ऑफ द मेटल रेजिस्टेंस वायर इंक्रीजेस. स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस टेम्परेचर
इन टेम्परेचर इंक्रीज ऑन द एमीटर रीडिंग, क्या होगा एमीटर की रीडिंग को? बेटा मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ती है, देयरफॉर करंट, या मैं इधर एमीटर रीडिंग बोल दूं, मैं बता, डिक्रीज होगी। ठीक है, एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस, और इसकी वजह दिखा दो कि एज रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीजेस। क्या बोला भाई? जब मैं हमारे पास जब भी हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, और करंट का फ्लो, रुकावट बढ़ती है तो करंट का फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने ये स्टेटमेंट देख लीजिएगा। बेटा साद पूछ रहे हैं कि सर ये सिक्स कहाँ से आया। सात बेटे इधर देख ले, दोनों केसेस को देख ले। मेरा बच्चा, ये टोटल रेजिस्टेंस है ना बेटा, अगर ये आर जो होगा ये टोटल रेजिस्टेंस होगी साथ, क्योंकि मैं वोल्टेज और करंट टोटल यूज कर रहा हूँ, तो टोटल रेजिस्टेंस होगी 6 प्लस अननोन। तो ये टोटल रेजिस्टेंस की जगह मैंने 6 प्लस आर लिख दिया। ठीक है, मैंने ये भी नहीं मना किया, मैंने कहा उसके बाद मेरी अगली स्टेटमेंट ये थी साथ, अगर तुमने अभी लेट ज्वाइन किया तो गलत हो जाएगी बात। अगर तुमने ये, मैंने अगली स्टेटमेंट थी कि सर अगर मैं पूरा आर डायरेक्ट निकालूं तो इससे, तो मेरे पास जो आर की वैल्यू आ रही होगी बेटा साथ, वो आ रही होगी 20 ओम्स। तो ये 20 ओम्स जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस है। मुझसे सिर्फ ये इस वायर की मांगी है, तो मुझे उस 20 में से ये 6 माइनस करूंगा तब भी मेरे पास आंसर 14 ओम से आएगा। ठीक है साथ? ओके, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, figure 6.1 is a graph of the current against potential difference for the length of the wire. The metal wire obeys Ohm's law. State Ohm's law in words. बेटा Ohm's law की statement फिर से हमारे पास, at constant temperature current flowing in the resistor is directly proportional to the potential difference. ठीक है, already written, ऊपर वाले पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर। बेटा हमारे पास आईवी ग्राफ दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे वोल्टेज ले लो किसी भी पॉइंट पे, और इस पॉइंट, उसी पॉइंट का करंट ले लो। ठीक है, हमारे पास रेजिस्टेंस होती है बेटा वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज हमारे पास है 20, करंट सॉरी वोल्टेज हमारे पास है 2, और करंट हमारे पास है 0.1। डिवाइड करोगे आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी 20 ओम्स। बेटा नहीं कटेगा, अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो नहीं कटेगा, बट याद रखें कि हमेशा वो इस स्टेटमेंट को एक्नॉलेज करता है, क्योंकि वो स्टेट उसी लॉ का फॉर्मूला है ना। तो 3 अल्फाबेट्स लिखने में यासिर कुछ होता नहीं, मेक श्योर यू राइट इट। इवन आई सजेस्ट राइट इट इन वर्ड्स, मतलब अगर आपके पास जगह है तो आपकी स्टेटमेंट तो यहाँ कमिट हो जाती है, तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस वर्ड्स में लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अलाउ होता है, और लिखना चाहिए, क्यों नहीं यार लिख रहे। आगे बढ़ो। A new wire is made from the same metal. Same metal है मतलब resistivity same है as original wire. The two wires have same length. Length दोनों wires की same है। एक वायर है, सेम लेंथ की मैंने एक और वायर ली, बट उसका एरिया मैंने हाफ कर दिया। तो मैं नई वायर ली, उसका एरिया मैंने आधा कर दिया। अगर इसका एरिया ये था तो इसका एरिया A/2 था। मेरी स्टेटमेंट को याद करो बच्चों, मैंने बताया था कि हमारे पास, बहुत बार बताया था कि लेंथ का रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है, एरिया का रिलेशनशिप जो है इनवर्स होता है। ठीक है, एरिया का हमारे पास रिलेशनशिप इनवर्स है, एरिया का रिलेशनशिप इनवर्स है, तो अगर मैं एरिया को हाफ कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस विल बी 40 ओम्स। ठीक है, half the area multiply, that means resistance will be multiplied by 2 and the total resistance will be 40 ohms। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियर हो जाती है बात। अच्छा, अगली स्टेटमेंट दे देते हैं यार।
On figure 6.1, draw a line to show how current varies with the potential difference for the new wire. I hope all of you remembers कि भाई जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था करंट वोल्टेज ग्राफ लाइन जितनी ज्यादा स्टीप हो उतनी रेजिस्टेंस कम होती है, और जितनी लाइन कम स्टीप हो उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो लाइन की स्टीपनेस को हम कम करेंगे, हम जो है बिल्कुल हाफ पे ले आएंगे। ये हमारे पास कुछ यहाँ लाइन बन जाएगी, ठीक है। और इसकी जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आंसर 40 आ रहा है। ये वाली स्टेटमेंट भी मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कोई टेंशन तो नहीं मेरे बच्चों यहाँ तक? किसी को कोई मसला है? ऑल ओके, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। A student connects a thermistor in series with a power supply and a fixed resistor. सीरीज मैंने बैटरी ली, थर्मिस्टर का सर्किट सिंबल सबको याद होना चाहिए। सीरीज विद अ थर्मिस्टर एंड अ फिक्स्ड रेजिस्टर। इन द स्पेस बिलो ड्रॉ द डायग्राम। 2 नंबर मिल गए, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। लेबल तो नहीं बोलना, ठीक है। लेबल नहीं बोला तो लेबलिंग की जरूरत नहीं। Values of potential difference and current are given in figure 7.1. Potential difference across the thermistor हमारे पास 8 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। PD potential difference across the fixed resistor 4 वोल्ट दिया हुआ है। EMF of the power supply, अगर सीरीज में बेटा इसका वोल्टेज 8 वोल्ट है, इसका वोल्टेज 4 वोल्ट है, डेफिनेटली पावर सप्लाई का EMF जो होगा दैट विल बी 8 + 4, दिस विल बी 12 वोल्ट्स। याद है बेटा मैंने वो गेम करवाया था, ठीक है। लाइन मारिया बेटे। अच्छा, देख कुछ भी नहीं करा ना, रेजिस्टेंस 40 है ना, तो इसकी वैल्यू देखो ना। 2 पे जब आप डिवाइड करो, 2 डिवाइड बाय 0.5 करो, 0.05 करो। 2 डिवाइड बाय 0.05 करो। मैंने 2 और 0.05 पे एक पॉइंट लगाया और लाइन खींच दी। ओम्स लॉ अबे हो रहा है, ठीक है। इसको नीचे आने की वजह बेटा मैंने मारिया समझाई थी। मैंने कहा था, याद करो, अगर आपने आईवी ग्राफ पढ़े हो मेरे से, पढ़े थे आपने, मैंने कहा था इधर वोल्टेज ज्यादा है, करंट कम है, तो इसकी रेजिस्टेंस लेस स्टीप वाली लाइन की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और मोर स्टीपर लाइन की रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। मारिया ये बात रिकॉल कर पा रहे हो? और फिर मैंने एक वैल्यूज लेके उसको बस मैंने ग्राफ में प्लॉट कर दी, ठीक है। 2 पे 0.05 वैल्यू बन रही थी, मैंने उसका एक लाइन बना दी। हाफ वे पे बन रही थी, मेरी प्रैक्टिस है, आप लोग वैल्यू डाल के कर लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। फिर से देख लो बच्चे, मान लिया इधर देख लो। आपके पास रेजिस्टेंस 40 आई थी, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज ले लो 2 ओवर आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई की वैल्यू आपके पास 0.05 आ जाएगी। मतलब आई जब 0.05 था तो वोल्टेज 2 था। 0.05 और 2 पे प्लॉट करो और एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से बना दो, बस ये काम करना, ठीक है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में, इन द ब्लैंक स्पेस इन फिगर 7.1 इंसर्ट द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। वो कर दी मैंने। द पावर सप्लाई एंड द करंट इन द फिक्स्ड रेजिस्टर, ठीक है। करंट इन द फिक्स्ड रेजिस्टर बेटा सीरीज में मैंने बताया था करंट की वैल्यू सेम रहती है। अगर मेरे पास थर्मिस्टर में करंट 0.018 है तो फिक्स रेजिस्टर में करंट भी 0.018 ही होगा। और अपनी आसानी के लिए हम इसको नीचे ले जाते हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल। कैलकुलेट द पावर प्रोड्यूस्ड इन द थर्मिस्टर। पावर हमारे पास VI होती है बेटा, ये बात सबको पता है। पावर इज इक्वल्स टू VI। वोल्टेज हमारे पास थर्मिस्टर का 8 है, ठीक है। और हमारे पास करंट थर्मिस्टर का 0.018, ठीक है। 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.018, हमारे पास जो पावर आ रही है दैट इज 1.44, सॉरी 0.144 वॉट, ठीक है। मेरे कैलकुलेटर में ये पावर आ रही है, आप लोग अपना देख लें, यही आ रही होगी, ठीक है। और ये ऐसा यूनिट इज मस्ट मेक श्योर।
द ईएमएफ ऑफ द पावर सप्लाई इज डबल, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डबल कर दी गई है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द थर्मिस्टर, ठीक है। अब देखो यार, सवाल को अगर गौर से देखें, अब मैं कर रहा क्या हूं, गौर से देखना, ईएमएफ डबल कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा, ठीक है, थर्मिस्टर के अक्रॉस। पहले इस सवाल को समझना हो रहा क्या। पावर इज इक्वल टू वी आई। जब मैं ईएमएफ को डबल कर रहा हूँ तो पावर भी डेफिनेटली डबल हो जाएगी, ठीक है। लाजमी से बात है, वोल्टेज डबल हो रहा है, पावर भी डबल हो जाएगी। इससे होगा क्या, अभी जो मेरी पावर आ रही है, अभी जो मेरी पावर आ रही है बेटा, वो हमारे पास 150 मिली वोल्ट वॉट से कम है, ठीक है। मिली का मतलब होता है हमारे पास 10⁻³ बेटा। हमारे पास जो इसकी पावर रेटिंग है ना, वो है, इसकी जो पावर रेटिंग है, ये इसका मतलब है इसकी पावर रेटिंग है 0.15 वॉट। और मेरी जो वैल्यू है इससे लेस आ रही है, तो मेरी अप्लायंस परफेक्टली काम कर रही है। जब ये पावर वोल्टेज डबल करने की वजह से डबल हो जाएगी, तो इट विल बिकम 0.30, दैट इज लार्जर देन द रेटिंग। तो इवेंचुअली कॉमन सेंस की बात है कि क्या होगा, अब जब ये द पावर विल बी मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू, और जब भी कोई चीज पावर रेटिंग से ज्यादा होती है, इट हीट्स अप, इट विल हीट अप, ठीक है। तो हमारा जो थर्मिस्टर है वो हीट अप हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन ए कंप्लीट होता है। 1 मिनट सांस का ले रहा हूँ और 1 गिलास पानी का लूंगा, ठीक है। आप लोग उतनी देर में कोई भी सवाल है तो बेटा पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी किसी को क्वेश्चन है, प्लीज मुझसे पूछ ले, काइंडली। सब वो सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, एक्नॉलेज कर दो यार कोई। अयान, अबीहा, एहसन, एहसन शाह, अलीशा बेटा, सब क्लियर है। 6 ऑफ यू गाइस, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड यार, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो रबिया, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है यार, सारे सारे बच्चे एक्नॉलेज करते हैं यार, अच्छा लगता है यार, मेरे सारे शाकिर स्टार बेटे में। सोचो तुम लोग टोटल, डन हो गया बेटा। अभी फिक्र नहीं करो, अभी सेक्शन बी डीसी करते हैं। रात थोड़ी लगाओ, आज 1 घंटा और लगेगा मुझे। मैं तकरीबन 10 सवा 10 तक जो है पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं एक घूंट पानी पी के आ रहा हूँ, ठीक है, मेरा माइक यही है। एक घूंट बस पानी पी के आ रहा हूँ, कहीं नहीं जाना, मैं अभी सेक्शन बी शुरू करवाऊंगा। आगे बढ़ के 10 सवा 10 तक इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, ओके। 1 सेकंड दीजिएगा बस, 1 मिनट में
ओके गाइस, मेरी आवाज आ रही है? एक्नॉलेज कीजिएगा। सेक्शन बी शुरू करते हैं। अच्छा जी बेटा, फिगर 7.1 शोज टू सर्किट कंपोनेंट। एक थर्मिस्टर है हमारे पास और एक एलडीआर गिवन है। ठीक है बच्चों, हमारे पास फॉर ईच ऑफ दिस कंपोनेंट स्टेट व्हाट कॉजेज एन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। बेटा थर्मिस्टर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्मिस्टर एक मैजिकल कंपोनेंट है। थर्मिस्टर जो है, जब लोअर टेम्परेचर होता है, लोअर टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज इंक्रीज होती है। और जो हमारा लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर था, एलडीआर था, वो लेस लाइट में इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज बढ़ती हैं। तो जब मैंने बताया था भाई थर्मिस्टर के लिए अच्छा क्या है, टेम्परेचर हाई होना इसके लिए अच्छा है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और एलडीआर के लिए लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अब ये पूछ रहा यही है कि फॉर इंक्रीज, इंक्रीज करने के लिए क्या करें। थर्मिस्टर के लिए बेटा लोअर द टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यूज को कम कर दो। और एलडीआर के लिए रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मूविंग फॉरवर्ड। हमारे पास अगले पार्ट में बोल रहा है, फिगर क्वेश्चन नंबर 2 shows a wire of the length L and cross section area A. State how the resistance of the wire in figure 10.1 depends on the length. बोलोगे भाई रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों बातें हो गई। स्टेट करना है, ठीक है, स्टेटमेंट देनी है बेटा। इसको पूरी अंग्रेजी में स्टेटमेंट देना, ठीक है, हवा में मत देना। अच्छा जी, ये पार्ट अच्छा है यार, इसको जरा देखिएगा। द क्रॉस सेक्शनल area of the piece of the metal wire is this. The resistance of 1 meter length of the same wire is 6.4 ohms. The wire is made from metal W. Figure 10.2 shows a solid cube of side 1 centimeter made from the metal W. Calculate the resistance between the opposite faces A and B of the cube. अच्छा, सुनते हैं यार बात को। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ठीक है। द रेजिस्टेंस, cross section of piece of metal wire is this, resistance of 1 meter length of the same arch. क्या कहानी है यार, जरा देखिएगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एल ओवर ए, फिलहाल लगा रहा हूं, ठीक है। हमारे पास इस केस सिनेरियो में रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं इस वायर की जो 1 मीटर लंबी है। इस वायर की लेंथ होगी 1 मीटर और इसका एरिया होगा 7.5 10⁻⁻⁴। और क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको मीटर स्क्वायर में करने के लिए मैं डिवाइड कर दूंगा बेटा 100 से। ठीक है, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को मैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हमारे पास इस पर्टिकुलर वायर की रेजिस्टेंस आ रही है 85 ओम्स। एक बार फिर से यार, तुम्हें इसमें बहुत तंग करोगे, मैं इसको एक बार फिर से तरीके से समझाता हूँ, इसमें मजा नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप सुनो इसको, कहानी सुनो पहले तो। अच्छा सवाल। हमारे पास द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पीस ऑफ द मेटल वायर का एरिया ये है। एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हमारे पास 7.5 10⁻⁻⁴। ठीक है, एक ऐसी क्रॉस सेक्शन एरिया वायर है। एक और इसी मटेरियल की बनी हुई वायर, ठीक है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है।
उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास 6.4 ओम्स दी है, ठीक है, 6.4 ओम्स दी है। ऐसी वायर की लेंथ मटेरियल की जिसका जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसकी रेजिस्टेंस 6.4 दी हुई है, ठीक है। वायर इज मेड फ्रॉम मेटल डब्ल्यू, वो इस मेटल डब्ल्यू से बनी हुई है जिसकी हमारे पास साइड्स दी हुई है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू ऑपोजिट फेसेस ए एंड बी ऑफ द क्यूब। अगर मैं इस इसकी रेजिस्टेंस निकाल लूं, ठीक है, इसका एरिया निकाल लूं, सबसे पहले मैं इसका एरिया निकाल लूं। इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा? सिलेंडर का एरिया का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला था हमारे पास बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अच्छा सवाल है बच्चों, मजेदार सवाल। हमारे पास इसका बेस एरिया ये दिया हुआ है, ठीक है। मैथ्स की मेंसुरेशन थोड़ी सी इसमें इस्तेमाल हो रही है। मैंने काफी जगहों पे जहां मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई थी, ना ना पढ़ा चाहिए, मुझे समझाने देना यार, ये मुझे समझाने दे प्लीज यार, क्वेश्चन समझाने दे। ये मजे का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये मैं मेंसुरेशन जिसे नहीं पढ़ी हुई, इसलिए मैंने बहुत सी जगहों में मेंसुरेशन नहीं थी, तो मैंने ये सवाल नहीं कराया था, कहीं पे भी नहीं कराया था। मैंने कहा यार मेंसुरेशन मेंसुरेशन पढ़ लो, तसल्ली से कर लेंगे। बेस एरिया हमारे पास है 7.5 10⁻⁴, ठीक है। और इसकी हाइट है 1 मीटर। चलो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि बेटा ये वैल्यू भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना। तो जो मेरी पूरी वायर का एरिया आ रहा है, पूरी वायर का एरिया आ रहा है, दैट एरिया इज 7.5 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस वायर का एरिया आ रहा है 0.075 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे अजीम बच्चों, ये बात समझ आइए कि मैंने एरिया कैसे निकाला है। अगर बच्चा ये बेस एरिया इंटू हाइट वाली बात नहीं पता, तो हमारे पास थोड़े से मसले मसाइल हो जाएंगे, ठीक है। छुट्टी वुट्टी नहीं है, पढ़ते रहो चुपचाप यहाँ पे। ऐसे छुट्टी जिसने जाना है जा सकता है, मैं तो मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी वजह से कि जो लोग नहीं सुन रहे बाद में सुन सके। हमारे पास इस वायर का एरिया आ गया। अच्छा अब मैं इस ब्लॉक का एरिया निकाल लूं, इस ब्लॉक का एरिया, ठीक है। वॉल्यूम बेसिकली बेस एरिया इंटू हाइट से, ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। तो इसका एरिया आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास जो वायर का एरिया था 0.075, उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास आ रही है, वो हमारे पास सवाल में दी हुई है 6.4। तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्यूब की रेजिस्टेंस एक्स होगी। जरा मुझे इसकी कोई वैल्यू बताना, किसी को मौत आ गई, मैं जरा इसको रिप्लाई कर। अस्सलाम वालेकुम जी, मिस बोलें। जी बोलें। वालेकुम अस्सलाम जी, भाई बोलो। यार वो कुछ बुक्स लानी है, ले आओ। आप रात में ले आओ यार। नहीं तो मुझे तो बुक्स चाहिए मतलब यार, बुक्स बुक्स दे के जाओ जहाँ भी जा रहे हो, मैं पेट्रोल दे दूंगा, कोई बात नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता यार, आप जो है प्लीज बुक्स दे के आओ यार। अच्छा बच्चों, मैं कहाँ थे यार, सॉरी यार, वो असल में बुक्स मंगवाई थी भाई के वाला मामला था। खैर, क्या वैल्यू आ रही थी बेटा इसकी? आंसर क्या आ रहा है बेटा? 85.33। ये इस तरीके से बेटा मैंने जो है ये सवाल को सॉल्व किया है, ठीक है। अगर किसी को मेंसुरेशन के पार्ट्स में कोई इशू वगैरह है तो ज़रा उसको परेशान नहीं होना। हम लोग अपने वक्त पे जब ये मैथ्स में पढ़ लेंगे तो उस वक्त उसको और बेहतर तौर पे अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आपसे बेटा।
ये सवाल भी अच्छा है। द वायर इन पार्ट बी is taped on a meter rule. Figure 10.3 shows that a 1 meter length of the wire resistance 6.4 ohms is connected in series with a switch, a cell, electromotive force 1.2 volts, and a resistor of resistance 9.6. बेटा क्या मतलब था? What is meant by electromotive force? Exact definition जो मैंने लिखवाई थी. What is meant by electromotive force? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या मतलब था बेटा? Work done required to move a unit charge in a complete circuit. Work done या energy required to move a unit charge in a complete circuit. ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ गई थी, ठीक है, ये तो हमें पता था. Calculate the potential difference across 1 meter length of the wire. पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बेटा. हमारे पास टोटल वोल्टेज है 1.2, ठीक है. 1 मीटर लेंथ की हमारे पास रेजिस्टेंस दी हुई थी, दैट वाज 6.454 ओम्स. वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, वैल्यू निकाल लोगे. यार मैं पहले 1 मिनट मुझे दो, मैं कॉल कर लूँ पहले. माइक ऑफ कर. बेटा बार बार सो सॉरी गाइस, यार सो सॉरी यार. बस में कल बुक्स लेके जानी है 11th वालों के लिए, तो मैं थोड़ा सा उसमें बाइके वाला आ रहा था. अच्छा क्या कर हम लोग क्या थे, थोड़ा सा मोमेंटम भी टूट जाता ना. हाँ दवन ठीक है, ब्ला 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 सही है. हाँ क्या बोला था? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी अक्रॉस 1 मीटर लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है. बेटा अब हमारे पास जब ये सर्किट को गौर से देखो तो इसमें से सर्किट देखने में परेशान कर रहा है, ऐसा कोई है नहीं. 1.2 जो है हमारे पास ईएमएफ है, ये टोटल रेजिस्टेंस के लिए होगा. वायर की रेजिस्टेंस हमारे पास 6.4 गिवन है, और हमारे पास जो रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस जो है 9.6 गिवन है. तो 1.2 वोल्ट्स जो है टोटल रेजिस्टेंस के लिए, दैट मींस 9.6 प्लस 6.4, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है 16 वोल्ट्स, 16 ओम्स, ठीक है. 1.2 वोल्ट्स जो है वो 16 ओम्स को जो है पूरा कर रहा है.
हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सिर्फ वायर के अक्रॉस, उसके अक्रॉस एक्स वोल्ट्स होगा और वायर की रेजिस्टेंस हमारे पास है 6.4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.48 वोल्ट्स। एक बार फिर से बेटा सारे देख लो क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये जो टोटल ईएमएफ होगा, टोटल ईएमएफ जो है ये पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस के बराबर होगा। पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस हम लोगों ने इसको ऐड करके निकाली है, 16 ओम्स आ रही थी, और हमारे पास एक्स ओम एक्स वोल्ट्स होगा सिर्फ और सिर्फ वायर के लिए। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास वैल्यू आ गई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी। पार्ट 3 ऑसिलोस्कोप का है, इसको रहने देना, सीआरओ अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, पार्ट डी देख लो यार। A second identical 1.2 volt cell is connected in parallel with a cell in the circuit figure 110.3. State one advantage of using two cells in parallel. पैरेलल में एडवांटेज क्या होता है बेटा? लॉन्ग लास्टिंग होता है, ऑलरेडी ऊपर स्टेटमेंट दी हुई थी। अच्छा जी, और उसके बाद बोल रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट। बेटा सीआरओ फिलहाल छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं बिलाल साहब के सर टू का पार्ट बी का आंसर 4.810 की बार माइनस, हमारा 11। अच्छा बिलाल, इसको मैं फिर देख लेता हूँ, ठीक है। इसको देख लेता हूँ मैं, तुम्हें फिर मैं बेटा गाइस इस पार्ट को मैं देख लूंगा अभी, ठीक है। मैं देख के फिर तुम्हें बताता हूँ कि क्या सिलसिला है इसका। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बेटा, 455 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है बेटा फिगर 8.1 शो द लैम्प फ्रॉम अ कार, इट कंटेन्स टू फिलामेंट्स, ठीक है। कंप्लीट द बॉक्सेस टू डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट टेक्स प्लेस व्हेन द लैम्प इज, ठीक है, स्विच्ड ऑन। बेटा फिलामेंट लैम्प में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है बेटा लाइट में और हीट एनर्जी में, ठीक है। अगले पार्ट में बोल रहा है the efficiency of the metal lamp is less than 10%. State what is meant by efficiency. तो efficiency की बेटा पूरी बात करना, total energy, output upon total energy input multiplied by 100, ठीक है। इसको यूजफुल है, तो ये हमारे पास एफिशिएंसी थी, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी था, इसकी वर्किंग भी थी। अच्छा, अगला पार्ट अच्छा है, इसको भी देख लो। Two filament lamps are usually connected in parallel to a car battery. A student investigates what happens when the filaments are connected in series rather than in parallel. He uses the same battery for the investigation. State whether the current, the voltage across each filament, and the total power produced increase, decrease, or stays the same when the two filaments are connected in series. बेटा देखो, अब अगर मैं इस सर्किट की बात करूं, इस सर्किट की, तो पैरेलल में हमारे पास जो है रेजिस्टेंस कम होती है और सीरीज में कंबाइंड रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। ये बात हम लोगों ने सबसे पहले भी की थी। अब सीरीज में क्योंकि कंबाइंड रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो करंट का फ्लो कम होगा, तो हमारे पास करंट जो है डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब बात कर रहे हैं बेटा वोल्टेज की। अगर लेट्स सपोज इसका वोल्टेज 20 वोल्ट था फॉर एग्जाम्पल, तो पैरेलल में दोनों लैंप्स को 20-20 वोल्ट मिल रहा था, क्योंकि भाई पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है। बट जैसे ही मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट किया तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, ये भी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। करंट और वोल्टेज जब दोनों डिक्रीज हो जाएंगे
तो पावर भी आई होती है, दोनों चीजें डिक्रीज होंगी तो इवेंचुअली पावर भी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब भी हम लोग आइडेंटिकल चीजों को सीरीज से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज वोल्टेज करंट की दोनों की कम होती है। उसकी वजह क्या है, सीरीज में आते ही रेजिस्टेंस बढ़ती है। जो चीज इंक्रीज होती है दैट इज रेजिस्टेंस, और जब चीज इंक्रीज होती है दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से हमारे पास करंट भी कम हो जाएगा क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कम हो जाएंगे, और साथ साथ वोल्टेज भी जो है डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है सीरीज में अक्रॉस ईच लैंप। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई थी। अगला पार्ट भी देख लो यार, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पार्ट सी में क्या बोलता है, फिगर 8.2 shows the current voltage graph for the two filaments. Calculate the total resistance of the two filaments when they are connected in parallel to a voltage of 12 volts. ठीक है, 12 volts पे बेटा, अगर बेटा पहला 12 वोल्ट पे इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज है 12, करंट हमारे पास है 0.5। इस पर्टिकुलर केस में ये वाली जो रेजिस्टेंस आ रही है वो हमारे पास आ रही होगी 24, इसकी रेजिस्टेंस आ गई 24 ओम्स। अच्छा जी, जो दूसरा वाला बेटा इसकी 12 वोल्ट पे करंट है 2, इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 6 ओम्स। बोथ कनेक्टेड इन पैरेलल, तो रेजिस्टेंस का टोटल निकालने के लिए हम इनवर्स ऐड करेंगे, 1/24 प्लस 1/6। बेटा इसको कैलकुलेटर में डालो, इसको इन्वर्स कर दो बेटा, आपके पास 5/24 वैल्यू आ रही होगी। रेसिप्रोकेट कर दोगे, आपकी वैल्यू हो जाएगी फाइनल रेजिस्टेंस की 4.8 ओम्स। ठीक है, ये हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। द टू फिलामेंट्स आर मेड फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ मेटल एंड हैव सेम लेंथ्स व्हेन अनकॉइल्ड। ठीक है, they both operate at the same temperature. Suggest why one lamp has a resistance that is greater than the other. ठीक है, एक की रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों है यार, हो सकता है कि भाई अब लेंथ भी सेम है, लेंथ सेम कर दी मैंने, जो है टाइप मतलब रेजिस्टिविटी भी सेम कर दी। ठीक है, टाइप मैंने टेम्परेचर भी सेम कर दिया, तो मैंने एक चीज छोड़ दी वो है एरिया। हो सकता है यार एक वायर चौड़ी हो, एक वायर जो है बहुत 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 बेटा स्टूपिड जोक है जो भी है ना, ये बहुत स्टूपिड सा जोक है, नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। ठीक है, रेसिप्रोकेट क्यों करेंगे बेटा, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमारे पास पैरेलल का फॉर्मूला था, 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये जो वैल्यू आती है हमारे पास, ये 1/रेजिस्टेंस की आती है, इस वजह से हम लोग इसको जो है रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है, सजेस्ट व्हाई वन फिलामेंट हैज अ रेजिस्टेंस दैट इज ग्रेटर देन द अदर, डिफरेंस इन एरिया की वजह से। ठीक है, तो एरिया की डिफरेंस की वजह से हम लोग इसकी वैल्यू। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, पार्ट बी, एक्सप्लेन व्हाई हेडलाइट एच लाइट्स अप व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। स्विच एस क्लोज किया बेटा, हमारे पास ये कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगी, आर्मेचर अट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्टेक्ट बंद हो जाएंगे, और हमारे पास एच लाइट करना शुरू कर देगा। तो ये पूरा जो हम लोगों ने रिले की वर्किंग पढ़ी थी 3 लाइनों की, सिमिलर वर्किंग फिर से। एंड स्विच एस इज क्लोज्ड, the circuit is completed which magnetizes the core. This magnetized core attracts the iron armature which joins the contact of the external circuit, hence the lamp H lights up. सेम रिले की वर्किंग एक ही वर्किंग है, कोई डिफरेंट बात नहीं है। एक्सटर्नल सर्किट का स्विच बंद करते हैं, कॉइल मैग्नेटाइज होती है, आयरन आर्मेचर अट्रैक्ट होता है, कॉन्टेक्ट जोड़ते हैं, एक्सटर्नल चीज जो भी कनेक्टेड होती है वो चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट A1, डिस्क्राइब हाउ द ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स। बहुत सारे बच्चों ने ट्रांसफार्मर की वर्किंग नहीं पढ़ी मुझसे अब तक, तो उसको फिलहाल फिलहाल मैं इसमें से नहीं करता, बट बहुत जिन्होंने पढ़ लिया उनको ये बात पता है। प्राइमरी कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट, द प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस एन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड which alternating current in the primary coil induces an alternating magnetic field in the soft iron core which interacts with the secondary coil.
that cause the rate of change of magnetic flux. Hence, alternating EMF is induced in the secondary coil. तो ये वर्किंग यहाँ पे रखनी होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नहीं है तो मैं इसको फिलहाल सर दर्द पे नहीं ले रहा। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, and cannot be used as a DC. In the space below, draw the symbol of a circuit component that allows current to pass in one direction. मैंने कहा था एक ही कंपोनेंट होता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, इसको हम लोग डायोड बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ तक कर लिया। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल मिसिंग था स्कूल वालों का, जो ट्रांसफार्मर वगैरह के जो जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ था, वो सब लोग इसको कंप्लीट कर लेना, ये रिपोर्ट्स में इनकम्प्लीट है सबकी, ठीक है। ओके, Figure 9.1 shows a direct current power supply being used to charge a rechargeable battery. The rechargeable battery is in series with the direct current power supply and a 5.2 ohms resistor. The EMF of the power supply is 5 volts. What is meant by EMF? Work done या energy required to move a unit charge in a complete circuit. Already stated, बार-बार नहीं लिखना। Part 2 अच्छा है। The EMF of the power supply and the EMF of the battery act against each other in the opposite directions. Calculate the resultant EMF. मेरे बच्चों, अगर किसी एक सप्लाई का पॉजिटिव दूसरे सप्लाई के पॉजिटिव से मिल रहा हो, तो ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में हमें रिजल्टेंट ईएमएफ निकालना पड़ता है। क्या बोला मैंने कहा कि अगर मेरे पास, मैं सर्किट को बनाऊं तो मेरे पास यहां से 5 वोल्ट वोल्टेज जा रहा है यहां से यहां, और रिचार्जेबल बैटरी हमें इस तरफ 3.7 वोल्ट दे रही है। तो अगर मैं इनको रिजल्टेंट निकालना होगा तो मैं बोलूंगा 5 माइनस 3.7, तो रिजल्टेंट ईएमएफ हमारे पास आ जाएगा 1.3 वोल्ट। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना बेटा सब लोग। मेरे बच्चों, अगर मेरे पास एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरी किसी भी पावर सप्लाई के पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरचेंज हो रहे हो, तो हम लोग ईएमएफ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो जीत जाता है उसकी तरफ ईएमएफ चलना शुरू कर देता है, ठीक है। और अगर मेरे पास दोनों बैटरीज के टर्मिनल, पॉजिटिव का टर्मिनल दूसरी बैटरी के नेगेटिव से मिल रहा है, तो इस ऐसी सूरत में हमारे पास वोल्टेजेस ऐड हो जाते हैं और टोटल वोल्टेज आ जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर ये 9 वोल्ट होता और ये 3 वोल्ट होता, तो 9 माइनस 3 इसका ईएमएफ आता 6 वोल्ट। तो क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ डायरेक्टली नेगेटिव कनेक्टेड है, तो 3 प्लस 6 इसका वोल्टेज आ रहा है 9, ठीक है। ये मेरे ख्याल से बेटा ये रिजल्टेंट ईएमएफ वाली वर्किंग बेटा सब लोगों को समझ आ गई। प्लीज इस पे एक्नॉलेज दे देना यार कोई। गाइस ये क्लियर है सबको? क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा, अगले पार्ट में कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। V इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज हमारे पास है 1.3, रेजिस्टेंस हमारे पास 5.2 ओम्स है। वोल्टेज अपॉन 5.2, हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 1.3 डिवाइड बाय 5.2, हमारे पास वैल्यू आ रही है बेटा 0.25। अगले पार्ट में बेटा the current in the circuit remains constant as the battery is charged. Calculate the charge. Q is equals to IT, ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला था, करंट हमारे पास 0.25 एम्पेयर्स है, हमारे पास टाइम है 1.5 आवर्स में बेटा इसको कन्वर्ट करोगे मिनट्स सेकंड्स, ठीक है बेटा। हमारे पास वैल्यू आ रही है आई गेस 1.5 1350 कूलम्स, तो 1350 कूलम्स मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये मेक श्योर कि आवर्स को आप सेकंड्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अ बैटरी चार्जर हैज अ प्लास्टिक casing and a double insulation. The battery charger is not earthed. Explain why it is not necessary for the battery charger to be earthed.
पहली बात तो यार, जब मैं तुम लोगों को ये सब पढ़ा रहा था, आदिया बेटा क्या रिपीट करना है? बेटा अनस बच्चे, अगर ये ऐसे हो जाए, गुड क्वेश्चन, अगर ये ऐसे हो जाए, नेगेटिव ज्वाइन टुगेदर हो जाए, बेटा लेट्स सपोज अगर इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है और इसका वोल्टेज 5 वोल्ट है, और ये कुछ इस तरीके का सर्किट है, तो येट अगेन बेटा ये 10 वोल्ट यहाँ से 10 आ रहा है, यहाँ से 5 आ रहा है, तो अभी भी वो सब्ट्रैक्ट होके 5 वोल्ट ही रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है, ये अनस वाली बात मेरे ख्याल से अनस आपको क्लियर हो गई होगी। आदिया बेटा आप मुझे क्या बोल रहे हो? हाँ, ये तो शामिर में आंसर नहीं मांग रहा था बेटा। आदिया बेटा क्या रिपीट कर दूं? अगर रिजल्टेंट रिजल्टेंट वाली कोई बात है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा लो, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अभी जरा रिकॉर्डिंग चल रही है, थोड़ा सा प्रोडक्टिव रखते हैं इसको। ठीक है, काम आएगी बाद में, बच्चे फिर बोर हो जाते हैं देखने में। A battery charger has a plastic casing and double insulation. ठीक है, the battery charger is not earthed. Explain why it is not necessary. तो बेटा आप बोल दोगे क्योंकि वेरी गुड शामिल, कि वोल्टेज की वैल्यू से चार्जर में बहुत कम होती है। एक तो ये बात कर दो, बट अगर खुद सोचो ये प्लास्टिक केसिंग भी और डबल इंसुलेशन भी है, तो इस केस सिनेरियो में अर्थ वायर जरूरी क्यों नहीं है? तो अगर इस केस की बात करूं तो आप बोलोगे नो चांस ऑफ शॉक्स एज इट इज ऑलरेडी covered with electrical insulator. ये हमारे पास इसका वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूँ बेटा। फिगर 9.1 इज अ सर्किट डायग्राम। हमारे पास सर्किट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन सबको याद हो गई होगी अब तक। वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज इन अ कंप्लीट सर्किट। अच्छा, अब बात कर रहा हूँ, अब इंपॉर्टेंट कहानी है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है यार, अब सब बने रहना, थकना नहीं यार, 2-3 सवाल रह गए बस, ये 7 तक ही है। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं एंड करूंगा सेक्शन बी पे, अभी नहीं जाना यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मूड बना तो कलर ग्रेडिंग भी करा दूंगा, अगर टाइम थोड़ा सा लग रहा होगा बच्चा का। ठीक है, तो अभी लगे रहो। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोमोटिव, ये हो गया था। ठीक है, an 18 ohms resistor and a 30 ohms resistor are connected in series with a battery. ठीक है, ठीक है, state the relationship between the current IB in the battery and the current I1 and the I2 करंट, जो दोनों रेजिस्टर में बेटा सीरीज में करंट सेम रहता है। ये बात मैंने आपको मेरे नोट्स में मेंशन की हुई थी, ये बात सबको पता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। यही स्टेटमेंट को इन्होंने डिफरेंट तरीके से पूछा, नाम चेंज करके। तो आप बोलोगे भाई आई जो बैटरी दे रहा है वो इक्वल होगा I1 के, वही इक्वल होगा I2 के, तो ये तो स्टेटमेंट बड़ी सिंपल थी। स्टेट एन इक्वेशन दैट रिलेट्स ईएमएफ ई ऑफ द बैटरी, ईएमएफ इक्वल होता है सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस के सीरीज में। ये बात भी बताई थी कि बेटा हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है वो सारे इंडिविजुअल वोल्टेजेस का सम होता है। तो आई गेस इसमें भी कोई इशू नहीं होगा, सिर्फ जो उन्होंने सिंबल्स हैं वो याद रखना, ईएमएफ इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ठीक है, ये वहां तक भी मेरे ख्याल से बात क्लियर होती है। ठीक है बेटा, हमारे पास कैलकुलेट द करंट इन द बैटरी, तो करंट हमारे पास V इज इक्वल्स टू IR ही लगाते हैं बेटा। वोल्टेज हमारे पास बैटरी का है 12 वोल्ट्स। ठीक है, और रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी 18 प्लस 30, विच विल बी इक्वल टू 48 ओम्स। हमारे पास 48 ओम्स यहाँ पे आ गया, 12 डिवाइडेड बाय 48, हमारे पास करंट बैटरी में 0.25 एम्पियर्स आ रहा है। मेक श्योर कि आप टोटल करंट को ही यूज करें। ठीक है, अच्छा जी, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 18 ओम्स रेजिस्टर। बिल्कुल ऊपर जो लेंथ ऑफ द वायर वाले टाइप सवाल था ना, बिल्कुल ऐसा ही है। खुद सोचो, जो इसका बड़ा सिंपल तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी अपनी मर्जी है। 12 वोल्ट जो वोल्टेज है वो टोटल रेजिस्टेंस के लिए 48 ओम्स, मुझे सिर्फ 18 ओम्स के लिए वोल्टेज चाहिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही किया करो, ये बड़ा सिंपल हो जाता है। 18 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.5 वोल्ट्स। ठीक है भाई, अगर सब लोगों को ये बात क्लियर है बेटा? ये एक फॉर्मूला है, जो यही फॉर्मूला है बेसिकली। ठीक है, तो पास में वगैरह में लिखा हुआ है, बेसिकली अगर मैं इसको नाम दूं V1 का, और इसको नाम दूं V2 का, और इसको नाम दूं R1 का, और इसको नाम दूं R2 का, तो ये V1 डिवाइड करूंगा बेटा, हमारे पास ये वहां जाके, ये वहां चली आएगी, तो V1 V2 और V1 इज इक्वल्स टू
R1/R2, ये फॉर्मूला बन जाता है। ये बिल्कुल सेम ग्राउंड्स पे यूनिटरी मेथड का फॉर्मूला है। मैं क्लासेस में नहीं लिखवाता कभी, बोलता हूँ यूनिटरी से करो, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। बाखुदा आप कोई मार्क्स स्कीम खोल दो, कभी ये फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ यूनिटरी की वर्किंग मिलेगी, एक नंबर का आता है। ठीक है, पावर निकालनी है 18 ओम रेजिस्टर में बेटा। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू VI। वोल्टेज हमारे पास 18 ओम रेजिस्टर में हमें पता चल गया 4.5 है। करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है, वो हमारे पास होगा 0.25। वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास 1.125 वॉट पावर आ रही है। ठीक है, द रेजिस्टर obeys Ohm's law, state Ohm's law and describe one limitation। one limitation में ऑलरेडी हर इसमें डिस्क्राइब करता ही हूँ। at constant temperature, at constant temperature the current flowing in the resistor is directly proportional to the potential difference across it। तो वो constant temperature जो है that is basically the limitation। ठीक है, कि टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ रहा हूँ। the resistor are made from the same length but have different cross section areas and different lengths। state the relationship the resistance R and the length L of the wire। तो बेटा रेजिस्टेंस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ से, और बेटा हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया के रिलेशन होगा, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कलर बैंड्स की वर्किंग मैंने आप लोगों को अभी तक किसी को भी कहीं पर भी नहीं कराई, ये मैं ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल के साथ करवाऊंगा। ठीक है, ये अभी मैंने खुद नहीं करवाई थी, और अभी ऑनलाइन में डेफिनेटली इसको नहीं कर सकते, तो इस पार्ट ई को छोड़ देना। बाकी हम लोगों ने सारे पार्ट्स रिमेनिंग भी कर लिए। ठीक है, सिर्फ जो हम लोगों ने रिपोर्ट्स वगैरह में छोड़े हुए थे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करता हूँ। ठीक है, कलर रेटिंग आई टीच यू गाइस, सबको पढ़ाऊंगा विद द एटीपी इंशाल्लाह। ठीक है, question number 6, a torch contains a filament lamp connected to a battery। The battery contains four 1.5 volt cells connected in series। figure 11.1 shows the current potential difference graph। ठीक है, IV ग्राफ है। state what is meant by potential difference, work done required to move a unit charge in a specific circuit in a specific resistor। सॉरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखना। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा यार फनकारी है। व्हाट इज मेंट बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मूव द यूनिट चार्ज। जब प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में करा चुका हूँ, अगर ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल्स की वर्किंग की अनस बात कर रहे हो बेटा, तो हम लोग वो साथ साथ करते भी जाते होते हैं, बट ये है कि वो हम लोग कर लेंगे। जैसे रिपल टैंक वगैरह के मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो करा दिए थे, मुझे इलेक्ट्रिसिटी के भी मैंने चीजें वगैरह दिखा दी थी, मुझे जो काम रहता है वो मैं करवा दूँ। और ऑफ कोर्स यार बेटा विद द कोर्स करता जाएंगे, इसमें ऐसी कोई वो बात नहीं। ठीक है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप बेटा हमारे पास होता है वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट चार्ज थ्रू द लैंप। ठीक है, तो क्योंकि लैंप की बात हो रही है। फिगर 11.1 shows the current in the lamp is not directly not proportional to the potential difference। ठीक है, करंट इन द लैंप प्रोपोर्शनल नहीं है। कैसे शो कर रहा है बेटा, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ कर्व। ठीक है, तो एज इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो भाई अगर स्ट्रेट लाइन ना हो तो कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। स्टेट व्हाई द करंट इज नॉट प्रोपोर्शनल। तो गाइस फिलामेंट लैंप की वर्किंग अगर आप लोगों को याद हो, तो ये बात जहन में रखना कि हमारे पास जब हम बात कर रहे होते हैं फिलामेंट लैंप की, तो फिलामेंट लैंप का टेम्परेचर राइज हो रहा होता है। ठीक है, तो फिलामेंट लैंप का टेम्परेचर ऑफ लैंप rises, hence resistance increases। हम लोगों ने जब ग्राफ्स पढ़ रहे थे तो फिलामेंट लैंप की वर्किंग की थी, मैंने कहा था कि फिलामेंट लैंप में रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, ग्राफ ऑलवेज टेंड्स टुवर्ड्स द वोल्टेज एंड। तो ये हमारे पास इसकी वर्किंग थी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी देख लो यार। द लैंप is at normal brightness and there's a potential difference of 6 volts across the lamp। Use figure 11.1 to find the current in the lamp। जब 6 वोल्ट पे करंट निकालना है, 6 वोल्ट पे करंट हमारे पास 350 मिली एम्पेयर आ रहा है। ठीक है, 350 मिली एम्पेयर।
कैलकुलेट द चार्ज Q इज इक्वल्स टू आई टी। हमारे पास करंट मिली है, मेक श्योर टू कन्वर्ट इट, ठीक है। एंड टाइम 2 घंटे का है, मेक श्योर टू कन्वर्ट इट इन सेकेंड्स एज वेल। यू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग वैल्यूज, 350 into 10 raised to the power minus 3 multiplied with 20. You'll get the answer as 2520 coulombs, ठीक है। तो गाय आई गेस यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, हमारे पास the battery in the torch is able to keep the lamp lit for 2 hours. Estimate the initial energy stored in the battery, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, E is equals to VIT। हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है जी, 6। हमारे पास करंट हम लोग निकाल चुके हैं 0.35, बेटा मैंने इसको मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वोल्टेज यहाँ से लिख दिया, और टाइम हमें पता है बेटा 2 घंटे का है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, आवर्स को कन्वर्ट भी कर लेना, 6 इंटू 0.35 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60। बेटा मैंने इसको सेकेंड में कन्वर्ट करके ये लिया, ठीक है। एनर्जी हमारे पास आ गई 15120 जूल्स, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई योर वैल्यू इज ओनली एन एस्टिमेट। लाजमी सी बात है, क्यों एस्टिमेट है भाई, हकीकत की बात है, एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। एनर्जी विल बी लॉस इन टर्म्स ऑफ हीट, एनर्जी, some energy will be lost in heat, ठीक है। और ये हीट सेल्स में होती है यूजुअली, ठीक है। सेल्स या रेजिस्टर कोई भी वैल्यू ले। अच्छा जी, पार्ट बी में बोलता है स्टेट एंड एक्सप्लेन। बेटा बने रहो, अभी नहीं जाना, एक सवाल और रह गया, खत्म करके तसल्ली से चले आना। Suggest and explain an advantage of using two cells in parallel rather than a cell in series। बेटा क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मोर एफिशिएंट है, ठीक है। एक फेल हो जाए दूसरा काम कर सकता है, तो कोई भी बेटा आपको एक लॉन्ग लास्टिंग और मोर एफिशिएंट, एक ही दो नंबर उसी काम के मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है, मैंने अभी लिख दिया। लास्ट पार्ट में देख लेना यार। Another torch contains light emitting diodes instead of filament lamp. The battery in the torch uses 4 1.5 volt cells. Some are connected in series and some are connected in parallel. The potential difference across the LED when in operation is what 3 volts. Okay, so in the figure show the draw a circuit diagram showing how the 4 cells, a switch and a LED are connected. अच्छा, मेरे बच्चों 1.5 के 2 सेल्स लगाए तो ये मेरे पास 3 वोल्ट हो गया। अब मुझे चारों यूज करने हैं, तो मुझे दूसरे दो जो है पैरेलल में लगाने पड़ेंगे ताकि वोल्टेज जो है सेम रहे, ठीक है। ये तो सेल्स की अरेंजमेंट हो गई मेरे प्यारे बच्चों। ये अगर हमारे पास 3 वोल्ट था, एक और बेटा मैं 3 वोल्ट, तो ये अब इसका टोटल वोल्टेज भी 3 वोल्ट ही रहेगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है, इंडिविजुअल सेल के बराबर। एक स्विच लगा देते हैं, ये मैंने स्विच लगा दिया, साथ मैंने लाइट इमिटिंग डायोड्स लगा दिए, ठीक है, और मैंने सर्किट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यही 3 4 चीजें मांग रहा था, 3 नंबर मिल गए, ठीक है बेटा। तो ये वर्किंग सारी याद रख लेना, अच्छा है, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। आज की महफिल फिर यहाँ पे खत्म कर देंगे, ठीक है, टाइम से पहले ही हो जाएगी। और हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का A to Z सारा पार्ट हो गया, ठीक है। दोनों सेक्शन हम लोगों ने कर लिए, CRO तो खैर अभी नहीं करते, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन देख लो, फिर इसके बाद सुकून से जाके सो जाओ। बहुत पढ़ाई कर ली तुम लोगों ने आज माशाल्लाह। क्लास खत्म होने पर सब ने मुझे थैंक यू बोला। A metal filament lamp is खत्म होने पे, metal filament lamp is connected to a power supply. The electromotive force produced by the power supply can be varied. State what is meant by electromotive force। सबको पता है बेटा electromotive force क्या होती है, ठीक है। अच्छा, add appropriate circuit symbols to figure 11.1 to show the position of an ammeter that measures the current in the circuit। ammeter series में लगाते हैं। voltmeter that measures the voltage। voltmeter हमेशा across parallel में लगाएंगे। किसी एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर क्या ये मैं अंदर लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो बेटा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वोल्टमीटर लगा देंगे। A student adds meters to a circuit and makes measurement of the current and the voltage. He then plots the current voltage graph, IV graph बना दिया। Using the values from the figure 11.2, calculate the resistance of the lamp when the current is 0.7
0.5, 0.6, 0.7। 0.7 पे बेटा मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। बेटा हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस है वोल्टेज टू करंट रेशियो। वोल्टेज है हमारे पास 2, करंट है 0.7, डिवाइड कर दो 2 डिवाइडेड बाय 0.7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.9 ओम्स। ठीक है, 2.87 आ रहा है, 85 आ रहा है, तो 2.9 में राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, स्टेट व्हाट इफ एनीथिंग हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप एज द वोल्टेज इंक्रीजेस। बेटा डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लाजमी सी बात है, वोल्टेज जब इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, in normal use the lamp is connected to a 12-volt supply. Use figure 11.2 to determine the power of the lamp when it is used in this way. 12 वोल्ट पे, पहले तो मैं 12 वोल्ट पे करंट निकाल लेता हूँ। 12 वोल्ट वोल्टेज पे करंट हमारे पास आ रहा है 2। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है VI। 12 वोल्ट पे चूंकि करंट 2 है तो पावर एट दिस पॉइंट 24 वॉट हो जाएगी। Describe what is meant by thermionic emission is no longer part of your syllabus. Thermionic emission basically इलेक्ट्रॉन का उड़ना होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हीट अप होता है ना तो it starts to leave the surface, इसको thermionic emission बोलते हैं। No longer part of the syllabus। CRO की वर्किंग अभी हम लोगों ने नहीं की। बाकी हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी A to Z ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए बेटा। मैं आज की महफिल यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग आए, आपने टाइम दिया। मैं फिलहाल रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, उसके बाद किसी को कोई भी सवाल हो